नेक्स्ट हम करेंगे फैमिलीज़ एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रीफ। इसके अंदर यहाँ पे है कि एक फैमिली को जब ये पता होता है, वो एक्सपेक्ट करी होती है कि एक नॉर्मल चाइल्ड होगा। ट्रेडिशनली जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं माँ बाप की, अगर जब उन्हें पता चलता है बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ, या एक मिडिल 3 से 4 साल के बच्चे को माँ बाप को पता चलता है कि मेरा 3 से 4 साल का बच्चा जो है उसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी डायग्नोस हो गई है, तो एक स्टेज आता है, एक थ्योरी है अप्लाइड रोज स्टेज थ्योरी ऑफ ग्रीफ। इसके अंदर क्या होता है? शॉक एंड डिनाइल पहला स्टेज है, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन दूसरा है, बारगेनिंग एंड देन एक्सेप्टेंस। इसको समझने का ज़्यादा आसान तरीका ये है कि जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम शॉक एंड डिनाइल फेस में होते हैं कि इतना बुरा रिजल्ट कैसे आ सकता है, हमारे इतने कम मार्क्स कैसे आ सकते हैं। फिर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन होती है, तो हर बार का हो गया, हर बार ही बुरा रिजल्ट होता है और हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ और मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। फिर बारगेनिंग, हम टीचर्स से बारगेन करते हैं कि हमें कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए जाएं, कुछ हमारे असाइनमेंट्स में कुछ कर लिया जाए, या किसी भी तरीके से। फाइनली होता कुछ नहीं है और हमें अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली यही फेस दुनिया की हर ग्रीफ थ्योरी के अंदर ही अप्लाई होता है। तो इंसान का बेसिकली हमेशा का पहला वो होता है शॉक एंड डिनाइल। पेरेंट्स माइंड एक्सपीरियंस शॉक एट द न्यूज़ ऑफ देयर चाइल्ड्स डिसेबिलिटी एंड रिएक्ट इन डिसबिलीफ और अंडरगो अ पीरियड ऑफ डिनाइल। वो शॉक में आ जाते हैं पहले, उसके बाद फिर थोड़ा सा के लिए वो डिनाइल फेस में जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है हर इंसान पे कि माँ बाप पूछें डॉक्टर से कि मेरा ही बच्चा क्यों, या हमारी ही फैमिली के साथ क्यों ऐसा हुआ। फिर बारगेनिंग, मतलब माँ बाप बेसिकली डॉक्टर्स को विजिट करेंगे दूसरे या किसी और कंसल्टेंट को, जो ये डायग्नोसिस कर दे कि नहीं इतनी बुरी स्टेज नहीं है, या शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, या बेसिकली आप एक्सेप्ट करने के बजाय आगे पीछे समवेयर इन द मिडल आंसर ढूंढना इसे कहते हैं। तो आप इस तरीके का कुछ कर रहे होते हैं। एक्सेप्टेंस, फाइनली माँ बाप को जब हर तरफ से एक ही तरीके का वो मिलता है तो वो रियलिस्टिक होके वो सोचते हैं कि अब तो डिसेबिलिटी है, अब क्या किया जाए। तो जब ये रोज थ्योरी डिज़ाइन हुई तो उसमें बोला कि जब शॉक एंड डिनाइल का फेस है, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन है, तो इस तरीके के बच्चे माँ बाप के लिए जो लेकर आते हैं वो डिस्पेयर होती है, उदासी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि माँ बाप एक्सेप्टेंस लेवल में नहीं आते। उसके अलावा बोला गया कि जब माँ बाप को काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दी जाए और उनको स्ट्रेसेस को हैंडल करना सिखाया जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। अब एविडेंस ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ अ डिसेबिलिटी टू द फैमिली, ऐसा हर बार नहीं होता कि माँ बाप जो हैं वो प्रोडक्टिव ना हो या हेल्प ना करें। कुछ केसेस में ऐसा दिया गया कि पॉजिटिव एडेप्टेशंस करने के बाद ऐसे माँ बाप जिनके बच्चों में डिसेबिलिटी थी उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उन्होंने मतलब माशरे में भी हेल्प करना शुरू किया, उन्होंने ज़्यादा ह्यूमनिटी शो करी, ज़्यादा पैशन, कंपैशन, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जो हम अपने माशरे में शायद कम देखते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो डिसेबल्ड के बैजेस होते हैं गाड़ियों पे लगे हुए, उनकी लाइंस डिफरेंट, उनकी ट्रेन में सीट्स डिफरेंट। तो उन माशरों ने ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर हमसे ह्यूमिलिटी लर्न करी, पेशेंस, कंपैशन। जॉब्स में अलग उन लोगों को पोजीशंस दी जाती हैं, कंप्लीट राइट्स का जो सेटअप है उनका वो देखने में आता है। अब इसके अंदर हैं कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, मतलब उनके रिलेशनशिप्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा जो हैं वो हेल्दी आउटकम्स आते हैं, उनकी दोस्ती ऐसे नेटवर्क्स में बढ़ जाती है। और पेरेंटल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, माँ बाप की अपनी जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज उनका अपना किरदार भी बेहतर हो जाती है। वो कम्युनिटी में ज़्यादा बेहतर रोल प्ले करते हैं और वो काइंड ऑफ खुद एडवोकेट करते हैं ऐसे बच्चों के राइट्स को। खुद एडवोकेट करना मतलब वकालत करना, अपने बच्चे के राइट के लिए बात करना, जो शायद पहले अपने राइट के लिए तो बंदा बात ना कर सकता हो, लेकिन आज उन बच्चों के लिए राइट के लिए वो बात करना सीख जाता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, और रिलेशनशिप वाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है।
और रेजिलियंस, फैमिली रेजिलियंस, कैपेबिलिटी, रेजिलियंस का मतलब है किसी भी मुश्किल से निकलने की कुव्वत होना इंसान में, बीइंग टफ, बीइंग एबल टू क्विकली रिकवर करने की सलाहियत होना। ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो अपना टाइम लेती हैं मगर पॉजिटिवली स्टैंड आउट करती हैं, मतलब वो देखती हैं कि हमारे पास क्या क्या सहूलियात हैं, हम अपनी उसको देखते हुए क्या बेहतरीन तरीके से है क्या हम इन हालात से निकल सकें, कम आउट ऑफ एडवर्सिटी सक्सेसफुली। तो जो इस तरीके के एडवर्सिटी, मतलब इस तरीके की परेशानी से या डिफरेंट हालात से जो बेहतर तरीके से निकल आते हैं, एंड आर स्ट्रेंथनड एज रेजिलियंट फैमिलीज़, और मजबूत तरीके से निकल आते हैं, वो रेजिलियंट फैमिलीज़ होती हैं जो बर्दाश्त कर जाती हैं, जो हार्डशिप से लड़ना जानती हैं। फैमिली रेजिलियंस एज द एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्डशिप एंड रीबाउंड फ्रॉम एडवर्सिटी। अपने ही रिसोर्सेज को दिमाग में रखते हुए स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ जाए, कैसे मुश्किल हालात से कोप अप किया जाए। अब फिर इसके नीचे ही है हमारे पास फैमिली एडजस्टमेंट एंड कोपिंग मॉडल। ये बहुत बेसिक सा मॉडल है। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक क्राइसिस फेस होता है। क्राइसिस फेस के अंदर हम सबसे पहले इनिशियल डायग्नोसिस करते हैं। इनिशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या है? लर्निंग अबाउट द डिसेबिलिटी। जो चीज़ शायद हमने पहली दफ़ा सुनी हो वो क्या है, उसके अंदर किस तरीके के ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स हैं, उसमें किस तरीके की प्लानिंग करनी है, मुझे घर उसको कैसी केयर देनी है, ये। उसके बाद आता है क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसमें डे टू डे बेसिस पे हम सारी फैमिलीज़ में हमने देखा होगा कोई ना कोई बीमार हो गया तो वो वक्ती तौर पे होता है, तो वो वक्ती चीज़ जो है वो क्राइसिस फेस है जो एट टाइम्स गुजर जाता है। बट क्रॉनिक फेस क्या होता है? जो डे टू डे बेसिस पे हम डिसेबिलिटी या इलनेस को फेस करें, उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को हम साइकोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को मेंटेन करें, और हम किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उन मसाइल को कैसे हल करें डे टू डे बेसिस पे। अगर हमें किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसे दवाई देनी है, उसकी केयर करनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे। अब फैमिली उसमें किस तरीके से हमें सपोर्ट करिए। तो क्रॉनिक फेस, उसके बाद क्राइसिस फेस, उसके बाद क्रॉनिक फेस। द ABCX स्ट्रेस मॉडल। उसके लिए हम इस पेज पे आ जाते हैं जहाँ डायग्राम और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है। ए क्या है? स्ट्रेसर्स फेस्ड बाय द फैमिली इंक्लूडिंग डायग्नोसिस ऑफ अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी। अब इसके अंदर ये है कि हर फैमिली के अपने अपने कुछ स्ट्रेसेस होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके साथ ही उनको ये पता चल जाए कि बच्चे के अंदर भी कोई डिसेबिलिटी है। बी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली। मतलब उस फैमिली की क्या रिसोर्सेज हैं, कितनी इनकम है, उनका घर अपना है, गाड़ी अपनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनकी अपनी रिसोर्सेज हैं। सी परसेप्शन ऑफ द फैमिली। वो फैमिली इस स्ट्रेसर्स, डेली स्ट्रेसर्स के साथ कैसे व्यू करती है। परसेप्शन होता है आपका अपना व्यू, आप कैसा सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। अब आपका अपना व्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फैमिलीज रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसर्स। क्राइसिस वाला फेज जो अभी हमने पढ़ा था ना कि डे टू डे में आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं सारे स्ट्रेसेस पे, मतलब आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है हरगिज़ भी कि परेशानी पे हर इंसान ही परेशान होता है, बट आप टैकल कैसे कर रहे हो। मतलब पॉजिटिवली चीज़ों के साथ आगे मूव कर रहे हो, या दिन ब दिन उस पर आप नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ उस पर नेगेटिव तर सोचते चले जाओ। फिर होता है ABCX। डेली स्ट्रेसर्स के साथ साथ एडिशनल जो परेशानी डायग्नोसिस लेकर आए ओवर द टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ, फॉर एग्जांपल डिसेबल एक बच्चा है, पुराने कुछ स्ट्रेसेस भी थे, प्लस जो है डायग्नोसिस के साथ माँ बाप की परेशानियां हैं और कोरोना आ गया, ये एक्सटर्नल स्ट्रेसर हमारी साथ ऐड ऑन हो गया। फैमिली रिसोर्सेस जो एग्जिस्ट करती थी और आफ्टर द डायग्नोसिस डिसेबिलिटी, सर्विसेज, थेरेपीज़, ये वो, और कोरोना आ गया तो जो है शायद थोड़े अरसे के लिए फादर जॉब पे भी नहीं जा पा रहे और उनकी सैलरी कट डाउन हो गई, डबल भी हो गया। C, फैमिली परसेप्शन अबाउट द डिसेबिलिटीज, इट्स अदर स्ट्रेसर्स एंड ऑल द रिसोर्सेज द फैमिली हैज़ अवेलेबल। बाकी बच्चों को भी स्कूल जाना है, उनका भी ख्याल रखना है, फैमिली का व्यू कैसा है, ऑब्वियसली काफ़ी नेगेटिव आ गया। कोपिंग, X, मैल अडेप्टेशंस, गलत तरीके से कोप कर रहे हैं या गलत अडेप्टेशंस कर रहे हैं, तो उसके बदले में उनका क्राइसिस क्या है, डबल हो गया, डबल नेगेटिव आ रहा है या बेहतर है, या उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया इन हालात में भी तो पॉजिटिव आ रहा है उनका स्ट्रेस।
तो बेसिकली ये है जो आप अपने आप को एडजस्ट किस तरीके से करते हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है फार मॉडल। द फार मॉडल इज़ फैमिली एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन। फैमिलीज़ की क्या एडजस्टमेंट्स हैं और क्या डिमांड है उसके बच्चों के बारे में। अब इसके अंदर क्या है कि फैमिलीज़ कैसी एडेप्टेशंस करती है, कैसी एडजस्टमेंट्स करती है, और इसको समझाया इस तरह गया कि इसके भी 2 फेसेस हैं। इन द फर्स्ट फेस द एडजस्टमेंट फेस, पहले फेस को हम कहते हैं एडजस्टमेंट फेस। इसके अंदर व्हेन द फैमिली फर्स्ट एनकाउंटर्स न्यूज़ ऑफ द डिसेबिलिटी इट बिगिंस टू मेक मीनिंग ऑफ द डिसेबिलिटी एट 2 लेवल्स। जब फैमिली को सबसे पहली बार पता चलता है कि उनके ख़ानदान में एक डिसेबल बच्चा आ गया है, ये डिसेबिलिटी इंट्रोड्यूस हुई, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसके 2 तरीके से मतलब निकालते हैं, एक सिचुएशनल मीनिंग एंड एक ग्लोबल मीनिंग। In making situational meaning, family makes a subjective meaning about their definition of disability and their own capabilities to manage. वो समझने की कोशिश करते हैं कि डिसेबिलिटी क्या है, उसकी उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो उसको मैनेज कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव मीनिंग ये होता है, सिचुएशनल मीनिंग के अंदर ही होता है, उससे लिंक्ड है। आप समझ लें एक टॉप हेडिंग है फार मॉडल, उसके 2 वो हैं एडजस्टमेंट्स एंड अडेप्टेशंस। एडजस्टमेंट के फर्दर 2 हैं, सिचुएशनल मीनिंग एंड ग्लोबल मीनिंग। फिर सिचुएशनल मीनिंग के अंदर हमारे पास उसके बाद आ रहा है सब्जेक्टिव मीनिंग कि फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हुए बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर देंगे, एक एग्जांपल ये हो गई। दूसरी क्या, हाँ ठीक है हफ्ते में 2 दफ़ा थेरेपी के लिए ले जा सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है हमारे बुक के अंदर, माय हस्बैंड कैन टेक द बेबी टू द डॉक्टर 1 day a week एंड आई कैन डू द 2 days ऑफ अ वीक। मेरे हस्बैंड 1 दफ़ा ले जाएंगे, 2 दफ़ा मैं ले जाऊँ। तो उन्होंने समझना शुरू किया कि ये प्रॉब्लम तो आ गई है, अब हम इसको मैनेज किस तरीके से करें। अब फैमिली मेम्बर्स कैन क्रिएट पॉजिटिव मीनिंग्स और नेगेटिव मीनिंग्स अबाउट द सिचुएशन। अब उनकी जो सिचुएशन है उसको कितना सपोर्ट मिल रहा है वो पॉजिटिविटी है, और कितना उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो नेगेटिविटी है। सही है। एक एग्जाम्पल है, सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव मीनिंग एंड उनको और स्ट्रेस आउट किया जाए, क्या आज़ाब है, ये है वो है, तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव मीनिंग है। अटेंडिंग टू द पॉजिटिव इज़ अ कॉग्निटिव कोपिंग स्ट्रेटजी दैट विल एनेबल फैमिलीज टू रिड्यूस डिमांड एंड इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी। अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि हमें दिमागी तौर पर अगर परेशानियां दी जाएं तो हम कैसे कोप अप करेंगे किसी भी चीज़ से। उससे कोप अप करने के लिए अगर हमें सपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर जाएंगे। अब ग्लोबल मीनिंग के अंदर क्या आता है, ग्लोबल मीनिंग है हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, देर इज़ अ ग्रेटर पर्पस टू दिस इज़ गॉड्स विल एक्सेट्रा। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से करके भी कभी कभी करते हैं कि इसके पीछे भी ज़रूर अल्लाह की कोई मर्ज़ी होगी, अल्लाह बेहतरी करने वाला है, या हमारा रिलीजन जो हमें सिखाता है उसके हिसाब से हम सोचें, तो इस तरीके की फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है अंडर ग्लोबल मीनिंग। फाइनली क्या होता है कि जब फैमिली समझने लग जाती हैं कि मेरी सिचुएशनल मीनिंग क्या है, मेरी ग्लोबल मीनिंग क्या है ऑफ द डिसेबिलिटी, फिर वो समझती हैं कि हमें बैलेंस कैसे मिलेगा, बैलेंस द डिमांड्स ऑफ द डिसेबिलिटी। अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को सामने रखते हुए वो डिमांड समझ जाते हैं कि हमें कैसे मैनेज करना है और कैसे बैलेंस काम करना। फिर आती है बारी एडाप्टेशन फेज की, in which the positive way that families perceives disability and make meaning of it help them reach equilibrium। उसके बाद आती है बारी एडाप्टेशन की। उनको समझ आ जाता है कि ग्लोबल मीनिंग्स क्या हैं इसकी सिचुएशनल मीनिंग्स क्या हैं। उसके बाद एडाप्टेशंस करते हैं, वो इसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मैनेज कर लेते हैं, चीज़ें उसी हिसाब से इख्तियार कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके बाद उन्हें बैलेंस मिल जाता है। वी क्रिएट बैलेंस आफ्टर एडाप्टेशंस। उनकी ज़िंदगी में क्या क्राइसिस हैं, वो मीनिंग्स और कैपेबिलिटीज़ और डिमांड्स के बीच में अपनी क्राइसिस फेज से गुजरे, अपनी मीनिंग्स वगैरह सब समझी, और फाइनली फैमिलीज़ ने एडाप्टेशंस कर ली। किन किन चीज़ों के लिए, अपनी डिमांड्स और अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए, तो फिर उनको ज़िंदगी में बैलेंस मिल जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे मॉडल ऑफ वर्किंग विद फैमिलीज़।